हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू डी एजुकेट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 20 जून के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें तथा वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये मनाया जाता है अपना ऑप्शन बी, 18 जून इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों, ये मनाया क्यों जाता है, ये होता है क्या है दोस्तों, पहले तो इसके बारे में थोड़ा जान देते हैं। एक्चुअली गैस्ट्रोनॉमी डे की जो भूमिका है वह क्या है, लोगों को ध्यान इस तरफ आकर्षित करना। ये एक्चुअली क्या है, एक पाक कला है। पाक कला मतलब खाना बनाने की कला है, और लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए यह सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आपको दोस्तों पता ही है, जो पाक कला है क्या है, जैसे खाना बनाने के जो अलग अलग आर्ट होते हैं, जो अलग अलग कलाएं होती है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो खाने बनाए जाते हैं, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। और दोस्तों, इसी दिन एक और दिन भी मनाया जाता है 18 जून को ही। वो क्या है, वो है ऑटिस्टिक्स प्रेडिडी डे। यह भी इसी दिन मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, और ये और दोस्तों, ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है, ये जो यूएन द्वारा मनाया जाता है। और 2019 में जो अपना हैदराबाद सिटी है, उसको यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी डे में शामिल किया गया था। मतलब जो जो अपना हैदराबाद है, वहाँ पे जो खाना बनाने की कला है वो बहुत उम्दा टाइप की है, और इसलिए इसको 2019 में इस में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया। तो दोस्तों, अभी क्या है, पहले क्या था, कृषि उत्पादन विभाग था, बट अभी क्या किया है, उन्होंने इसका नाम बदलकर कुछ और रख दिया है। दोस्तों, ऐसा करने वाला कौन है, जो अपना ऑप्शन ए है दोस्तों, राइट आंसर ऑफ द ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर अभी राज्य ने क्या किया है अपना, एक्चुअली राज्य नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसने क्या किया है, अभी जो नाम बदल के कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल के कर दिया है, कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रख दिया है। अब दोस्तों, बात जम्मू कश्मीर की है, तो यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है गिरीश कुमार मुर्मू। दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों है, एक्चुअली क्या था कि जब अक्टूबर से पहले दोस्तों क्या था कि अक्टूबर में इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था। पहले जम्मू और कश्मीर और लद्दाख एक ही रहता, बट बाद में क्या हुआ, इनको तोड़कर 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये 2 मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले हमारे टोटल केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों कि टोटल कितने थे, 7, अब हो गए हैं 9। और पहले जो हमारे राज्यों की संख्या थी वो थी 29, अब हो गए हैं 28। तो दोस्तों, जब से इसमें धारा 370 हटाई है, तब से ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और धारा 370 हटाने के बाद इसमें काफ़ी चेंजेस आए, जो फेमस, जैसे कुछ पार्क थे या कुछ मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, वो क्या है कि दोनों भागों में डिवाइड हुए, कुछ लद्दाख में चले गए तो कुछ जम्मू कश्मीर में चले गए। ठीक है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों, पहले क्या था, पहले ये 300 धारा जब नहीं थी, तो क्या है, जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग से मतलब लॉ चलता था, अलग से असेंबली थी, अलग से झंडा था, मतलब काफ़ी कुछ ये था तो इंडिया का पार्ट, बट इसमें जो लॉ है वो इंडिया का फॉलो नहीं होता था, एक तरीके से अलग लॉ फॉलो होता था। इसमें ऐसे ऐसे लॉ थे कि जो मतलब काफ़ी बहुत हटके थे। जैसे कि अगर कोई मतलब इंडिया का, अगर जम्मू कश्मीर में कोई इंडिया का झंडे को अपमान करता है तो उसको कोई सजा नहीं देती। सेकंड थिंग, कोई भी इंडिया का बंदा जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। अगर कोई इंडिया का बंदा जम्मू कश्मीर की किसी लड़की से शादी कर लेता है तो क्या होता था, जो जम्मू कश्मीर की लड़की है उसकी नागरिकता वहाँ से ख़त्म हो जाती थी। अगर यही चीज़ अगर कोई पाकिस्तान का कर देता है तो क्या होता था, उसको पाकिस्तान की नागरिकता रहती थी और जम्मू कश्मीर की नागरिकता रहती, बल्कि उस बंदे को क्या करते थे, वो यहाँ की जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे देते थे। तो मतलब काफ़ी कुछ ऐसे थे हटके जो क्लोज थे, जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे थे। बट अभी जो बीजेपी सरकार थी, उन्होंने इसको एक विधेयक पास करके और इसको मतलब हटा दिया, और वह काफ़ी अच्छा भी हुआ है, क्योंकि जब ये जम्मू कश्मीर हमारा इंडिया का पार्ट है तो उसे इस पर इंडिया का ही लॉ लगना चाहिए, न कि किसी अलग टाइप का लॉ लगना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये था अपना जम्मू कश्मीर की बात थी।
और दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुछ चीज़ें जैसे कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, और ऊंची गांव और किश्तवाड़ा नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है। और दोस्तों यहाँ पर डल झील तथा वुलर झील भी डल झील वो तो बहुत फेमस है, ये काफ़ी फिल्मों में भी आई है और बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है डल झील का। और वुलर झील भी यहाँ पे बहुत फेमस है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में आई UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक FDI आया है? FDI का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में कोई बाहरी कंपनी आती है, यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, अपने कंपनी प्रोडक्शन लगाती है और माल का कंजप्शन कर मतलब माल प्रोडक्शन करती है और यहाँ पे बेचती है, और जो पैसा कमाती है अपने कंट्री लेके जाती है, तो उसको FDI बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक सबसे ज़्यादा FDI किस में आया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन सी, अमेरिका। तो अमेरिका में अभी तक सबसे ज़्यादा FDI जो आया है वो आया। अभी दोस्तों UNCTAD की जो फुल फॉर्म बनती है वो क्या बनती है दोस्तों, वो हम बता दें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। और अपना WHO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में ही है। ठीक है दोस्तों, और इसके हेड कौन है? मुकेश टिकोटोवा। ठीक है दोस्तों, और अब बात दोस्तों अमेरिका की है, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है दोस्तों? ये है वाशिंगटन DC। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रम्प, और जो करेंसी है वो चलती है डॉलर। ठीक है दोस्तों, और अभी काफ़ी टाइम से अमेरिका और चाइना का डिस्प्यूट भी चला हुआ है, तो अभी देखो इन फ्यूचर क्या होता है। अब तो चाइना का डिस्प्यूट इंडिया के साथ भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस राज्य ने IIT के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है? तो दोस्तों ये IIT के लिए क्या है, अभी एक डिजिटल पाठ्यक्रम मतलब क्या है कि अब आपको पता ही दोस्तों, कोरोना के चक्कर में कोई भी ऐसी गैदरिंग नहीं हो रही है, कोई भी ऐसी क्लासेस नहीं लग रही स्कूल में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग होती है। अब ये क्या है, सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, सब चीज़ें ऑनलाइन के थ्रू सबको मिल रही हैं, पढ़ाई भी मोस्टली ऑनलाइन ही हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है दोस्तों, अपना ऑप्शन सी, गुजरात सरकार। तो गुजरात सरकार ने दोस्तों अभी ऐसा किया है। ठीक है, अब बात है गुजरात की, तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो है विजय रूपाणी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों गुजरात के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। और दोस्तों जो गुजरात है वो इंडिया के अंदर फर्स्ट ऐसा स्टेट है जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में नंबर 1 पे है। और सेकंड नंबर पे कौन आता है दोस्तों? सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अभी गुजरात पुलिस ने दोस्तों एक गन इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था टेजर गन। टेजर गन क्या था? इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है गन में। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों आपने मतलब 1-1.5 साल पहले की जो खबर थी, जब J&K में जो पत्थरबाज थे उन पे क्या थी, जो रबड़ की गोली थी, कारतूस, मतलब रबड़ की जो गोली थी, रबड़ वाली गोली जो यूज की गई थी, तो उसी की तरह ये भी एक गन है टेजर गन। और इसका क्या है, इससे जब आदमी को लगती है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक है, तो और एक थे दोस्तों सुजलाम सुफलाम जल्लम अभियान। इसमें क्या था दोस्तों कि जो भी जैसे कोई नाली अट गई है या कोई पानी बाढ़ से कोई किसी तरह से कुछ हो गया है, तो उसको क्या था, मनरेगा के तहत उसको उस काम को क्लियर करके और लोगों को उससे रोज़गार भी दिया जाता था। ठीक है, तो एक था उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल का भी इन्होंने शुभारंभ किया था। और दोस्तों यहाँ पे एक बहुत फेमस पार्क है गिरी नेशनल पार्क। और ये किस लिए फेमस है दोस्तों? ये है एशियाटिक लाइन के लिए बहुत फेमस है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में 4th एशियाई पैरा गेम्स 2020-21 की मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों जो ये 2021 है, तो इसकी मेज़बानी कौन करेगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन बी, बहरीन। तो दोस्तों बहरीन इसकी मेज़बानी करेगा। अब दोस्तों दो बात बहरीन की, तो बहरीन की कैपिटल क्या है? पनामा। करेंसी क्या है? बहरीन दिनार। और यहाँ के PM को है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात ये है 2022 में इसकी मेज़बानी कौन करेगा? चाइना। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में कहाँ पे होंगे? वो होंगे जापान में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क के रूप में मनाया है? तो दोस्तों ये ऐसा किसने मनाया? तो दोस्तों जो मास्क है,
तो ऐसा किया है दोस्तों अभी कर्नाटक सरकार ने। तो अपना जो ऑप्शन ए है तो राइट आंसर है दोस्तों। अभी कर्नाटक सरकार ने क्या है, जो 18 जून है उसको मास्क दिवस के रूप में मनाया है। तो दोस्तों ये मास्क दिवस क्या है, किस लिए मनाया है दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली क्या है, लोगों को मास्क, ये हैंड वॉश एंड सैनिटाइज़र के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया है। एक्चुअली दोस्तों इसका मेन पर्पज़ क्या था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना कि हमें कब कब हाथ धोने चाहिए और कितनी देर तक आने चाहिए, किससे हाथ धोने चाहिए, और हमें मास्क जब भी बाहर जाएँ तो मास्क लगा के रखना चाहिए, और जब भी जाए तो किसी भी चीज़ को छुए तो उसके बाद सैनिटाइज़र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में ये दिन मनाएगा। अब दोस्तों बात कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलोर। यहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है वजुभाई वाला। ठीक है दोस्तों, अब बात है यहाँ पे महाराष्ट्र की। तो अभी कुछ टाइम पहले क्या है दोस्तों, एक यहाँ पे एक दोस्तों अभी इन्होंने क्या था, एक ई लर्निंग ऐप्स किया था, गेट गो का शुभारंभ भी किया था अभी। ठीक है दोस्तों, ये था कि क्या ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म था गेट गो, इसका शुभारंभ किया था। एक है अप्तमित्रा ऐप्स का भी इन्होंने बार किया था, और एक क्या था, इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था 14410 भी लॉन्च किया था। और अभी क्या किया है दोस्तों, इन्होंने कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो भी बच्चे जिसकी ऑनलाइन पढ़ाई हुई है उसको इन्होंने बैन कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था। और कोरोना वॉच ऐप्स भी लगाया गया था। और कोविड-19 इन्होंने क्या किया था दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही एक ऑनलाइन टूर्नामेंट, शतरंज का ऑनलाइन टूर्नामेंट किया था, और उससे जो भी पैसे मिले थे वो कोविड-19 के जो रिलीफ में थे उसमें लगा दिए थे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में BCCI लोकपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन ए, जस्टिस DK जैन। तो दोस्तों अभी जस्टिस JK जैन है, उनका अभी कार्यकाल 1 साल के लिए इन्होंने बढ़ा दिया है। अब दोस्तों बात है BCCI की, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर का है मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। और ये कौन से है, ये 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और इसके सेक्रेटरी कौन है, जो जैसा कौन है, ये हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह उनके बेटे हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अभी आपको जब बात लोकपाल की हुई, तो लोकपाल अभी जो 2000 लास्ट ईयर हमारा जो लोकपाल बिल पास हुआ था, तो सब मतलब भारत के जो पहले लोकपाल थे वो कौन थे, उसका जो दोस्तों अपना ऑप्शन जो बी है, पिनाकी चंद्र घोष, वो हमारे मतलब पहले इंडिया के लोकपाल थे। ये लोकपाल बिल दोस्तों काफ़ी टाइम से चला रहा था। अन्ना हजारे ने इसको भी, मतलब अन्ना हजारे ने इसको काफ़ी ज़्यादा इसको मुद्दे को उठाया था, और तभी से ये मतलब न्यूज़ में था, और धीरे धीरे ये बिल पास भी हो गया था। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों BCCI वैसे ICIC है, ICIC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, दुबई, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1909 में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। UN का अस्थायी सदस्य है। तो दोस्तों हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो है, UN का अस्थायी सदस्य भारत 2021 में कौन सी बार चुना गया है। तो दोस्तों इससे पहले भी क्या है, भारत जो यूनाइटेड नेशन है उसका सदस्य चुना जा चुका है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा अभी कौन सी बार हुआ है दोस्तों, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दोस्तों अपना ऑप्शन C। तो 8वीं बार अभी भारत को UN का अस्थायी सदस्य चुना गया। दोस्तों एक तो स्थायी सदस्य और एक अस्थायी। होता क्या है दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशन है उसमें 15 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं जो स्थायी होते हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है, और 10 सदस्य ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं। वो हर क्या मतलब क्या होता है उसका, हर मतलब 2 साल में जो 5 कंट्रीज होती हैं उनको चेंज कर दिया जाता है, उनकी जगह नई कंट्रीज को मतलब उसका सदस्य बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा कब कब हुआ था, पहली बार दोस्तों ये बने थे हमारा 1950 से 1951 में, दूसरी बार था 1967 से 1968 में, और तीसरी बार था 1972 से 1973, चौथी बार 1972 से 78, पाँचवीं बार 1984 से 85, और छठी बार था 1991 से 92, और सातवीं बार 2011 से 2012, और अभी बने हैं 2021 से 2022।
तो ठीक है दोस्तों, अभी ये इतनी बार मतलब हमारा ये मतलब क्या है, भारत यूएन का अस्थायी सदस्य बन चुका है। अब दोस्तों बात है यूएन की, तो यूनाइटेड नेशन है दोस्तों, तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 की में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क में। अब दोस्तों बात है जैसे कि यूएन की, अब ये जो इस साल जो बनेगा दोस्तों, ये इसका 75वीं वर्षगांठ होगी, मतलब 75वीं जयंती होगी यूएन की, मतलब 75 साल इसको पूरे हो गए। और जो यूएन का जो दोस्तों टोटल ग्रुप है, ये 193 देशों का ग्रुप है। ठीक है दोस्तों। और इस एक्चुअली दोस्तों यूएन के काफ़ी पार्ट होते हैं, यूएन के टोटल 6 पार्ट होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी आज हम आपको डिटेल से बताते हैं, 6 पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसके जो पहला पार्ट होता है वो है अपना जनरल असेंबली। ठीक है दोस्तों, पहला पार्ट इसका जनरल असेंबली। दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है दोस्तों, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब बॉडी है, जो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। तीसरा है दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है दोस्तों। और चौथा है ट्रस्टशिप काउंसिल। और पांचवा है दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है दोस्तों। और छठा है सेक्रेटेरिएट। तो टोटल ये मिला के दोस्तों कुल 6 इसकी बॉडी है यूएन की, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। ठीक है दोस्तों। और अब के दोस्तों क्या था कि, और ये दोस्तों एक्चुअली क्या है कि यूएन के अंदर अस्थायी सदस्य होना भी अपने आप में बहुत बड़ी काफ़ी बता दें। अभी दोस्तों जो इंडिया जो वोट डले थे, ये टोटल 193 वोटों में से इंडिया को 184 वोट मिले थे अस्थायी सदस्य के लिए। धीरे धीरे क्या है दोस्तों, इंडिया अपने यूएन में जो धीरे धीरे क्या है अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और वह काफ़ी टाइम से इसके लिए लड़ रहा है ताकि इंडिया को भी एक यूएन में वीटो पावर या स्थायी सदस्यता मिल जाए। तो देखते हैं दोस्तों, लेट्स सी इन फ्यूचर में क्या होता है ये। ठीक है दोस्तों, इतना था दोस्तों अपना यूएन के बारे में। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी यूएन के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। चीनी सेना में खूनी झड़प के बाद सरकार ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तैनाती कहाँ कहाँ बढ़ा दी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन डी। ये दोस्तों एलएसी है, एलएसी और हिंद महासागर। तो दोस्तों एलएसी हिंद महासागर में इन्होंने अपनी बढ़ा दी। एलएसी की दोस्तों फुल फॉर्म बनती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोस्तों इंडिया और चाइना की काफ़ी ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और ये डिस्प्यूट काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, और इंडिया इसको सुलझाने के लिए काफ़ी बार चाइना से बैठक कर चुका है। बट चाइना इस बारे में चाहता नहीं है कि जो ये बाउंड्रियों का है वो मतलब अच्छी तरह से मतलब फिक्स हो कि कौन सी बाउंड्री कहाँ है, मतलब उसको क्या है ये गोलमोल रखना चाह रहा है चाइना। तो अभी आपको बताइए दोस्तों, 15 तारीख को हमारे जो इंडिया के 20 जवान थे वो शहीद हो गए थे चाइना के जो जवानों से लड़ते हुए। बहुत बहादुरी से उन्होंने काफ़ी लड़ा। वैसे तो बहुत ही मतलब एक शौक वाली न्यूज़ है, बट क्या है कि जो हमारे आर्मी है उनका काम तो मतलब एक तरह से क्या है देश की रक्षा करना है, चाहे वो कहीं की भी आर्मी हो। और उन्होंने भी दोस्तों चाइना के करीबन 43 लोग हैं जो न्यूज़ मिली है उसके हिसाब से उनको हताहत भी किया है। अब उनमें कितने मरे हैं या कितने घायल हुए हैं वो तो खैर पता नहीं। और अभी कल में ही दोस्तों क्या हुआ था, अभी जो इनकी जो बैठक हुई थी उसमें क्या है चाइनीज़ ने कुछ उन्होंने जो बंदी बना रखे थे इंडिया के लोगों को, उनको भी उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या क्या है दोस्तों, अभी जो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और जो जितने भी डिफेंस के जो मंत्री हैं सबकी बैठक हुई थी, और उन्होंने क्या किया है अपनी जो युद्ध जो भी है सबमरीन, आर्टिलरी और टोटल जो भी है अच्छे अच्छे जो हैवी मतलब मशीन गन है सब तो अलग अलग बाउंड्री पे लगा दिया। और इन्होंने चाइना जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है वहाँ पे भी इन्होंने अच्छी मतलब सख्ती कर दी है। और एक नेपाल वाले बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है फिलहाल। राइट नाउ अगर देखा जाए तो इंडिया क्या है 3 तरफ से घिरा हुआ है, जो 3 तरफ से क्या 2 तरफ से ही है देखा जाए तो। अभी एक बांग्लादेश और श्रीलंकाई हैं जो चुपचाप बैठे हैं। अभी देखो दोस्तों इन फ्यूचर में क्या होता है। तो अभी क्या है इंडिया का मतलब इंडिया ने क्या है इस पे ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात की थी। अभी हमारे जो मोदी जी थे उन्होंने बोला था कि जो हमें उकसाएगा
तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने भी मतलब साफ स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी मामले में झुकेंगे नहीं और ना ही हम मतलब इससे पीछे हटने वाले हैं। अगर आपको लड़ाई करनी है तो लड़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। कोरोना वायरस के चलते स्थगित यूएस ओपन को अब कब आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये यूएस ओपन एक क्या बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है बैडमिंटन का। तो ये दोस्तों अब इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन सी। ये 24 अगस्त से 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। और ये कहाँ पे आयोजित होगा दोस्तों? ये जो अमेरिका के है वो न्यूयॉर्क सिटी में किया जाएगा। अभी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी है, तो अब ये होने वाला है। बट दोस्तों इसमें क्या होगा, कोई भी दर्शक नहीं होगा, ये खाली मैदान में होगा, मतलब खाली कोर्ट होगा, उसके अंदर होगा, कोई दर्शक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।